हेलो एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एक्ट एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है। इस लेक्चर के अंदर अपन कवर अप क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, एक्ट और स्टैंडर्ड के अंदर मैंने आपको एनकैप पढ़ाया था। ठीक है। और आपको सीपीसीबी आपको पढ़ाया था। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका होता है, इसके नॉर्म्स क्या है, एयर पॉल्यूशन को लेके, वाटर पॉल्यूशन को लेके, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को लेके इनके नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स के अंदर क्या परमिसिबल वैल्यू इन्होंने दे के रखी हुई है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम वो सारे के सारे नॉर्म्स पढ़ने वाले हैं जो सीपीसीबी के द्वारा आपको दिए गए हैं। ठीक है। और जो एनकैप के द्वारा आपको दिए गए हैं। ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। छोटा सा लेक्चर है। ठीक है। टॉपिक हमारा एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड रेगुलेशन। चल, इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं सीपीसीबी गाइडलाइंस फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। ठीक है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए आपका सीपीसीबी मतलब हो गया आपका, ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया आपका, सेंट्रल पॉल्यूशन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। तो इसकी गाइडलाइन क्या है, इस गाइडलाइन के बारे में अपन बात करेंगे। नमस्ते नमस्ते अलावा जी, क्या हाल चाल। चल, इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज देखी होगी तो टेस्ट सीरीज के अंदर भी इस टॉपिक को मैंने कवर अप किया हुआ है, उसके अंदर भी आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। जब आप ये पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपने टेस्ट पेपर में गलती क्या की थी। ठीक है। चल देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो सीपीसीबी गाइडलाइंस फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। मतलब ये जो गाइडलाइन हमारी होती है, ये हमें क्या प्रोवाइड कराती है, ये हमें प्रोवाइड कराती है स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है। इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क आपको मिलने वाला है पॉल्यूशन कंट्रोल के रिगार्डिंग। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका होता है इंश्योर कंप्लायंसेस विथ एयर, वाटर एंड हजार्डस वेस्ट रेगुलेशन। यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एयर पॉल्यूशन की रिगार्डिंग, वाटर पॉल्यूशन की रिगार्डिंग और हजार्डस वेस्ट रेगुलेशन की रिगार्डिंग इसकी गाइडलाइन क्या है। ठीक है। ठीक है। अगर इन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो अल्टीमेटली अपन क्या कर पाएंगे, एनवायरमेंटल इंपैक्ट को क्या कर पाएंगे, अपन कम कर पाएंगे। ठीक है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट को आप क्या कर पाओगे, कम कर पाओगे। ठीक है। चलो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका होता है इंडिया इंडिया प्रिंसिपल रेगुलेटरी बॉडी, ये आपकी प्रिंसिपल रेगुलेटरी बॉडी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है। ये याद रखना, रेगुलेटरी आपकी बॉडी है, ये क्या है आपकी, प्रिंसिपल रेगुलेटरी बॉडी आपकी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और मॉनिटर करना है, तो वो किसके अंदर आएंगे, आपके सीपीसीबी के अंदर आपके आने वाले हैं। ठीक है। याद रखना कि ये जो सीपीसीबी आपका होता है ये किसके द्वारा ऑपरेट होता है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैंने आपको बताया हुआ था जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको ये मेंशन भी कराया था। किसके अंदर आपका ऑपरेट होता है, MOEFCC। ठीक है। इसका मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो MOEFCC इसको ऑपरेट करता है, किसको ऑपरेट करता है, सीपीसीबी को। ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखना, इन्फोर्स एनवायरमेंटल लॉ टू इंश्योर कंप्लायंसेस विथ पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। ठीक है। तो MOEFCC ऑपरेट करता है सीपीसीबी को, और सीपीसीबी जो आपका है ये प्रिंसिपल रेगुलेटरी बॉडी आपका है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए।
क्लियर? कौन सा मिनिस्टर भैया? एनवायरमेंटल मिनिस्टर कौन है? इसकी भी वैकेंसी आई थी क्या, एनवायरमेंटल मिनिस्टर की? चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सीपीसीबी गाइडलाइन जो आपकी होती है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, तो मेनली यहाँ पे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, नॉइस हो गया, हजार्डस वेस्ट पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए इसकी मॉनिटरिंग इसके द्वारा की जाएगी, ठीक है। और इन सब के लिए गाइडलाइन भी जो है वो सीपीसीबी के द्वारा दी गई है, ठीक है। गाइडलाइन जो है, गाइडलाइन भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों यहाँ पे बोला है? तो ये जो गाइडलाइन सीपीसीबी के द्वारा दी गई है ना, ठीक है, तो नेशनल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की ओर अलाइन है पूरी की पूरी गाइडलाइन। इससे क्या होता है, सस्टेनेबल ऑपरेशंस एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, सस्टेनेबल सस्टेनेबल ऑपरेशंस एंड पॉल्यूशन कंट्रोल को इंश्योर करता है कौन? सीपीसीबी गाइडलाइंस आपकी, ठीक है। इंपोर्टेंट, ये तो बेसिक पार्ट था, ये ऑलरेडी मैंने एनकैप के अंदर आपको कवर अप करवा दिया था कि भैया ये किसके अंडर आता है, इसका काम क्या होता है, ऑलरेडी हो चुका है। बस अपन एक जनरल डिस्कशन यहाँ पे कर रहे थे। इंपोर्टेंट क्या है, इसकी गाइडलाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगला पॉइंट देखना, व्हाई सीपीसीबी गाइडलाइंस आर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्री। हाँ, क्रूशियल क्यों है इंडस्ट्री के लिए? सबसे पहला यहाँ पे ये आता है, सीपीसीबी मॉनिटरिंग नॉर्म्स जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? कंप्लाई विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उससे आपकी इंडस्ट्री मैच होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो भैया आपको पेनल्टी लग जाएगी या फिर पूरा टोटली शटडाउन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप पेनल्टी को अवॉइड करना चाहते हो, शटडाउन को अवॉइड करना चाहते हो, तो भैया जो इनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ना सीपीसीबी की, ठीक है, उस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पर आपको अपनी इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें पॉल्यूशन इंपैक्ट को मिनिमाइज करना है तो आपको इंडस्ट्री जो बना रहे हो उससे एनवायरमेंट को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन इंपैक्ट जो है वो आपका कम हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी एफर्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें लोअर कार्बन फुटप्रिंट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमारा ईएसजी स्कोर जो होगा वो ईएसजी स्कोर हमारा इंप्रूव यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑपरेशनल इफिशियंसी जो आपकी होती है, तो ऑपरेशनल इफिशियंसी आपकी एनहांस यहाँ पे होगी। इससे मतलब क्या है, आप एक्सेस इमिशन जो आपका है, एक्सेस इमिशन को आप प्रिवेंट करो, साथ ही साथ रिसोर्सेस की जो वेस्टेज आपकी हो रही है उस वेस्टेज को भी आप प्रिवेंट यहाँ पे करो, ठीक है। तो ये सारे नॉर्म्स हैं इंडस्ट्री के लिए क्रूशियल इसलिए हो जाती है सीपीसीबी की गाइडलाइंस कि आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ सीपीसीबी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग नॉर्म्स, ठीक है। अब यहां से इंपोर्टेंट चीज आ जाती है, वैसे तो आपको कुछ चीजें मैंने बताई हुई हैं, कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, तो उन चीजों को अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ओवर द पास्ट 2 decades CPCB has updated its guideline to integrate modern pollution control technology। मतलब CPCB के द्वारा अपनी जो गाइडलाइन है उसको इंटीग्रेट किया गया मॉडर्न पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि आईओटी बेस्ड मतलब कि रियल टाइम मॉनिटरिंग, हाँ, आईओटी बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग आपका हो गया। कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब कि सीईएमएस इन्होंने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एआई पावर्ड एनालिटिक्स, ठीक है। एआई पावर्ड एनालिटिक्स आप जैसे देखते हो गूगल पे आप सर्च करोगे ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI,
तो आपको लाइव AQI मिल जाएगा कि किस सिटी का क्या AQI चल रहा है। तो ये क्या है आपका, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सिस्टम्स को क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से CPCB जो आपका है, इन्होंने भी अपनी गाइडलाइन को क्या किया, अपनी गाइडलाइन को मॉडर्न पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, मॉडर्न पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है उनसे इन्होंने क्या कर दिया, उनसे इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे अगर बात करें अपन 2000 से 2010 की, यहाँ पे क्या आया, बेसिक स्टैक इमिशन एंड इफ्लुएंट डिस्चार्ज मॉनिटरिंग फॉर इंडस्ट्री, ठीक है। ये आपकी गाइडलाइन है, की माइलस्टोन इन CPCBC गाइडलाइन, ठीक है। तो 2000 से 2010 में बेसिक स्टैक इमिशन आपका था एंड इफ्लुएंट डिस्चार्ज मॉनिटरिंग आपका था इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 2015 की बात करें तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ आपका कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि CEMS का जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ वो आपका 2015 में हुआ, ठीक है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपकी हैं उसके लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। 2017 के अंदर इंप्लीमेंटेशन आपका हुआ किसका, रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का, RTOMS का, ठीक है। किसका, RTOMS का आपका क्या हुआ, RTOMS का आपका यहां पर इंप्लीमेंटेशन हुआ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ट्रैकिंग के लिए। याद रखना ये RTOMS जो आपका है, RTOMS जो आपका है ये एयर वाटर पॉल्यूशन ट्रैकिंग के लिए आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो 2020 पे आ जाते हैं, तो 2020 में आपका क्या हुआ, 2020 में आपका इंटीग्रेशन हुआ इसके साथ, IoT के साथ, दैट इज इनेबल्ड मॉनिटरिंग डिवाइस, IoT इनेबल्ड मॉनिटरिंग डिवाइस, जो कि लाइव पॉल्यूशन डेटा आपको प्रोवाइड करता है। ये याद रखना, लाइव पॉल्यूशन डेटा आपको कौन प्रोवाइड करता है, तो लाइव पॉल्यूशन डेटा आपको IoT इनेबल्ड मॉनिटरिंग डिवाइस आपको प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, IoT इनेबल्ड मॉनिटरिंग डिवाइस जो आपका है वो आपको लाइव पॉल्यूशन डेटा यहां पे प्रोवाइड करेगा। 2022 की बात करें, 2022 से एट प्रेजेंट अगर अपन बात करें तो AI बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस आपका यहां पे आ चुका है, यूज किया जा रहा है AI बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जो कि इनफोर्स पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को यहां पे क्या करता है, इनफोर्स करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 2022 से प्रेजेंट तक AI बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस आपका जो है इन्फोर्स कर रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करें तो द ट्रांजिशन फ्रॉम मैनुअल सैंपलिंग टू रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड पॉल्यूशन कंट्रोल इफेक्टिवनेस, ठीक है। मतलब पहले सारी की सारी आपकी मैनुअल सैंपलिंग होती थी, अब रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है, तो भैया ये एक आपका पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर इफेक्टिवनेस इंप्रूवमेंट आपका है, ठीक है, जो कि एनवायरमेंटल डेटा को मोर एक्यूरेट बना रहा है, मोर एक्यूरेट बना रहा है, रिलायबल बना रहा है और टेम्पर्ड प्रूफ बना रहा है। टेम्पर्ड प्रूफ का मतलब क्या है कि जब मैनुअल सैंपलिंग आपकी हो रही थी तो आप अपने हिसाब से उसमें टेम्पर्ड कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो, अपने हिसाब से डेटा को फीड कर सकते थे। बट अब रियल टाइम मॉनिटरिंग आपका हो रहा है, डिजिटल मॉनिटरिंग आपका हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्पर्ड प्रूफ आपको क्या मिलेगा, डेटा आपको मिलेगा, छेड़खानी नहीं हो पाए, ठीक है। की एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एरिया अपन बात कर लेते हैं एज पर CPCB गाइडलाइन, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग। ये आपने देखा था 2000 से 2010 स्टैक इमिशन आपका आया था, स्टैक इमिशन एंड इफ्लुएंट डिस्चार्ज मॉनिटरिंग। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, इसके लिए इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीन, इसका मतलब क्या है, स्टैक मॉनिटरिंग का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर्स को मेजर करना। किसको मेजर करना, पर्टिकुलेट्स मैटर को मेजर करना, और ये मैं आपको बता चुका था, एनकैप के अंदर भी बताया था, PM10 और PM2.5 बताया था। ये 10 आपका साइज हो गया है, ये 2.5 आपका क्या हो गया है, 2.5 आपका साइज हो गया है,
ठीक है। तो पर्टिकुलेट मैटर्स जो आपके होते हैं उनको मेजर करना है। गैसियस पॉल्यूटेंट्स जो आपके होते हैं जैसे कि SO2, NOx, CO, CO2, VOCs, ठीक है। तो ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स जो आपके होते हैं, इन गैसियस पॉल्यूटेंट्स को भी क्या करना है, मॉनिटर करना है। इसका मतलब क्या है कि जो कि आपके चिमनी से रिलीज हो रहे हैं, बॉयलर से रिलीज हो रहे हैं और पावर प्लांट से आपके रिलीज हो रहे हैं, तो इन सब की मॉनिटरिंग करना है। ये आपका स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर आपका आता है। इंडस्ट्री मस्ट फॉलो CPCB स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग गाइडलाइन टू इंश्योर कंप्लायंसेस विथ एयर क्वालिटी रेगुलेशंस, ठीक है। अगर इस गाइडलाइन को ये फॉलो नहीं कर रही हैं, मतलब AQI रेगुलेशंस के तहत आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को शट डाउन कर दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, ठीक है। देखा होगा ना साउथ की मूवियां जो आती हैं उसमें बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जिसको सील कर देते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स बता के, बस ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आपका स्टैक मॉनिटरिंग आपका कहलाता है, स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग आपका कहलाता है, ठीक है। आगे अपन बढ़े तो CPCB स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड आपका क्या है, ये गाइडलाइन आपको याद रखना है। MCQ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अगर आपने टेस्ट पेपर्स दिए होंगे तो उसके अंदर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला होगा, आपको याद आ जाएगा, देखना। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका PM10 और PM2.5, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर्स 10, पर्टिकुलेट्स मैटर 2.5, इमिशन लिमिट्स जो आपकी है जनरल इंडस्ट्री के लिए आपकी जो है वो है आपकी 100 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब, ठीक है। और आपका पावर प्लांट्स जो है, पावर प्लांट्स के लिए है आपका 50 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो SO2 NOx इमिशन नॉर्म्स, ठीक है। इसके लिए क्या नॉर्म्स दिए गए हैं, वेरीज फॉर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज पर आपका वेरी करेगा, ठीक है। स्ट्रिक्टर फॉर थर्मल प्लांट्स, मतलब ये थर्मल प्लांट के लिए आपका स्टिक है, ठीक है, मतलब थर्मल प्लांट्स के अंदर इनको ज्यादा देखा जाता है। मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑफ CEMS, मतलब ये मैंडेटरी है इंडस्ट्री के लिए कि आपको CEMS जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना ही पड़ेगा लार्ज इंडस्ट्री के लिए। CEMS की बात करें तो ये अभी आपको बताया कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना कि जनरल इंडस्ट्री के लिए जो लिमिट यहाँ पे दी गई है 100 मिलीग्राम पर न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको देके रखी है, ठीक है। और पावर प्लांट के लिए 50 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब आपको देके रखी हुई है, ठीक है। चलो, कॉमन मिस्टेक जो है जो स्टैक मॉनिटरिंग के अंदर होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो स्टैक मॉनिटरिंग के अंदर देखी जाती हैं, अगर इन कॉमन मिस्टेक्स की बात करें, सबसे पहला नॉन कैलिब्रेटिंग इमिशन एनालाइजर रेगुलरली, मतलब जो इमिशन एनालाइजर आपका है उसको रेगुलरली कैलिब्रेट नहीं किया जाता है। नॉन कंप्लायंसेस विद स्टैक हाइट रिक्वायरमेंट, जो स्टैक हाइट रिक्वायरमेंट आपका होता है, ठीक है, तो नॉन कंप्लायंसेस विद स्टैक हाइट रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फेलिंग टू मेंटेन CEMS लॉग रिपोर्ट फॉर CPCB वेरिफिकेशन, ठीक है, मतलब जब CPCB वेरिफिकेशन आपका होता है तो जो आपका CEMS लॉग रिपोर्ट आपका होता है वो मेंटेन नहीं होती, तो इस चीज में फेल हो जाते हैं, क्योंकि CPCB ने यहाँ पे बोला है कि आपको इंस्टॉल कराना है CEMS, आपको इंस्टॉल क्या कराना है, आपको CEMS यहाँ पे इंस्टॉल कराना है, क्या कराना है, CEMS आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है कौन सा, एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, AAQM, याद रखना इसके गाइडलाइन से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। AAQM, AAQM का मतलब क्या होता है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ठीक है। ये मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है पॉल्यूटेंट लेवल को आउटडोर एयर में, ठीक है, जो आउटडोर एयर आपका होता है
उसमें पॉल्यूटेंट का लेवल क्या है, ये कौन बताएगा, AAQM आपको बताएगा। ठीक है, साथ ही साथ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो आपके होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके NAAQS, इसके साथ आपकी इंडस्ट्री को कंप्लायंसेस बताएगा, इंश्योरिंग कंप्लायंसेस विथ नेशनल एम्बिएंट ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नेशनल AAQS आपका यहां पे हो गया। ठीक है, चलो अब आप देखना यहां पे जो CPCB आपका NAQS नॉर्म्स होता है, किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए एंड सिटी के लिए, ये आपका क्या होता है देखना, PM10 मतलब पर्टिकुलेट्स मैटर्स जो आपके 10 हैं, साइज डाया की बात यहां पे की जा रही है, तो PM10 आपका जो है इसके लिए आपका 100 माइक्रो जी मीटर क्यूब आपका है 24 आवर्स के लिए, और एनुअल लिमिट जो आपकी है वो आपकी 60 है, एनुअल लिमिट कितनी है, 60 आपकी है। और PM 2.5 जो आपका है इसके लिए 24 आवर्स में 60 आपका लिमिट हो गया, और एनुअल लिमिट्स जो है आपका 40 हो गया। ठीक है, एनुअल लिमिट जो आपका हो गया वो एनुअल लिमिट आपका क्या हो गया, एनुअल लिमिट आपका 40 हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, इस लिमिट से आपका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपका बन जाता है। ठीक है, तो PM10 के लिए 100 आपका हो गया। ठीक है, PM10 के लिए आपका 100 हो गया फॉर 24 आवर्स, और एनुअल लिमिट आपका 60 यहाँ पे हो गया। PM 2.5 के लिए आपका 24 आवर्स में 60 हो गया, एंड एनुअल लिमिट आपका 40 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट SO2 NOx लिमिट जो आपका है ये डिपेंड करेगा इंडस्ट्री आपका जो है बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल जोन, कौन सा जोन आपका है, इंडस्ट्रियल जोन आपका है कि आपका रेसिडेंशियल जोन है। ठीक है, ये लिमिट से आपको क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, ये लिमिट आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कॉमन इशू इन AAQM कॉम्प्लायंसेस। ठीक है, AAQM कॉम्प्लायंसेस में कॉमन इशू क्या है, जैसे कि पुअर सिलेक्शन ऑफ मॉनिटरिंग लोकेशन। ठीक है, मॉनिटरिंग लोकेशंस के लिए पुअर सिलेक्शन आपका हो गया, फेलिंग टू कंडक्ट रेगुलर एयर सैंपलिंग नहीं की जा रही है, इनएडिक्वेट डेटा लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग, मतलब सफिशिएंट डेटा नहीं मिल पा रहा है आपको लॉगिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, तो ये कॉमन इशू है AAQM कंप्लायंसेस के साथ साथ। ठीक है, याद रखना है आपको, तो आपको ये चीज आपको याद रखना है, ये सेक्शन आपको याद रखना है कि भैया यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो आपका होता है ये मेजर क्या करता है, ये मेजर क्या करता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रख लेना, बस आपका काम हो जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। आगे अगर अपन बात करें तो आगे आपका आता है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, नॉइस पॉल्यूशन एंड हजार्डस वेस्ट कंप्लायंसेस। ठीक है, अब वाटर क्वालिटी एंड इफ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसके अंदर आप देखोगे इसका मतलब क्या होता है कि जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इंश्योर दैट इंडस्ट्री कंप्लाई विद पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, जो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि मेजरिंग इफ्लुएंट डिस्चार्ज, जो इफ्लुएंट डिस्चार्ज आपका है उसको मेजर करना है, ड्रिंकिंग वाटर के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन लेवल आपका क्या है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी वाटर क्वालिटी एंड इफ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड एज पर CPCB के अंदर मेजर आप करोगे। ठीक है, जैसे CPCB वाटर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग गाइडलाइन में क्या क्या कवर किया गया है, ये चीज याद रखना, इस गाइडलाइन के अंदर क्या कवर किया गया है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट मतलब कि ETP मॉनिटरिंग यहाँ पे है, क्या है आपका, इसके अंदर आपको ETP मॉनिटरिंग देखने को मिल जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब कि STP कॉम्प्लायंसेस आपको दिए गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी टेस्टिंग ये भी आपको इस गाइडलाइन के अंदर मिल जाएगी, एंड सरफेस एंड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब याद रखना है आपको कि जो ETP मॉनिटरिंग आपका है इसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कॉम्प्लायंसेस आपको देखने को मिलेंगे, STP जो आपका है इसके अंदर आपको जो सीवेज नीट
डिस्चार्ज नॉर्म्स, मतलब जो सीवेज आपका होता है उसको आपको डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज करने के लिए जो मतलब ट्रीटमेंट के बाद जो नॉर्म्स आपके होते हैं कि भैया डिस्चार्ज के लिए क्या आपके नॉर्म्स होने चाहिए, वो इंश्योर करेगा आपको ये सेकंड वाला। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, तो ये आपको मैं बता चुका हूं कि भैया ये आपकी किसके बेसिस पे होना चाहिए, IS 10500 के बेसिस पे होना चाहिए। किसके बेसिस पे होना चाहिए, IS 10500 के बेसिस पे आपका होना चाहिए। IS कोड याद रख लेना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको सारे स्टैंडर्ड ये प्रोवाइड कराता है। सरफेस एंड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन इन लेक, रिवर और एक्वाफर, ठीक है, मतलब जो आपका लेक होता है, रिवर आपका होता है एंड एक्वाफर आपका होता है, तो उसके अंदर जो वाटर पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करेगा कौन, कौन सा, ये जो लास्ट गाइडलाइन आपको दी गई है, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, ठीक है, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, ठीक है। अब जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है सारी बातें, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? चलो, तो इसके अंदर अपन सबसे पहली चीज को पढ़ते हैं, ईटीपी और एसटीपी कॉम्प्लायंसेस को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ईटीपी और एसटीपी आपका जो कॉम्प्लायंसेस हैं वो आपके क्या है, वाटर पॉल्यूशन को सबसे पहली बात तो याद रखना, ये दोनों जो हैं जो आपके हैं मैंडेटरी हैं फॉर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, और प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे। डिस्चार्ज स्टैंडर्ड क्या देके रखे हुए हैं यहाँ पे, आप डिस्चार्ज स्टैंडर्ड देखो, जैसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जो दिया गया है, वो बोला इन्होंने कि अगर ट्रीटेड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट आपका है तो लेस देन और इक्वल टू 30 मिलीग्राम पर लीटर आपका होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू 30 मिलीग्राम पर लीटर आपका होना चाहिए। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, ये जो आपका है लेस देन एंड इक्वल टू 250 मिलीग्राम पर लीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड TSS, ये आपके कितने होने चाहिए, ये आपके लेस देन एंड इक्वल टू 100 मिलीग्राम पर लीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। और पीएच वैल्यू जो रहेगी वो जितने भी आपके इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होंगे उसके लिए पीएच वैल्यू आपकी 5.5 से 9.0 के बीच में होनी चाहिए। पीएच वैल्यू आपकी ये होनी चाहिए, पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, पीएच वैल्यू आपकी ये होनी चाहिए 5.5 से 9.0 आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5.5 से 9.0 आपका होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर भी वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग में भी बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस इशू आते हैं, ठीक है। पुअर मेंटेनेंस आपका ईटीपी का, डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड पार्शियली ट्रीटेड वेस्ट वाटर, मतलब पार्शियली ट्रीटेड वेस्ट वाटर आपने क्या कर दिया, आपने डिस्चार्ज कर दिया या आपने अनट्रीटेड डिस्चार्ज यहाँ पे कर दिया। इनएक्यूरेट वाटर सैंपलिंग एंड रिपोर्टिंग, मतलब आपने सैंपलिंग जो की है वो इनएक्यूरेट की है और इसको रिपोर्टिंग भी जो है वो भी आपने क्या कर दी है, वो भी आपने इनएक्यूरेट कर दी है। तो ये सारे के सारे कॉमन जो आपके हैं ये इशू आपको क्रिएट यहाँ पे होंगे क्वालिटी मॉनिटरिंग के अंदर, ठीक है। ये नॉर्म्स आप याद रखना, इंपोर्टेंट नॉर्म्स हैं, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अगर आ गया तो, ठीक है। चलो, ड्रिंकिंग वाटर एंड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग के लिए आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, तो ड्रिंकिंग वाटर और ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग जो आपका है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो सीपीसीबी आपका होता है ये आपका इन्फोर्सिस है, इन्फोर्स IS 10500 ठीक है, 2012। और ड्रिंकिंग वाटर के सारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड आपके हैं वो आपको इस IS कोड के अंदर मिल जाएंगे और इसी को फॉलो करता है आपका CPCB, इसी को फॉलो करता है आपका CPCB, ठीक है, इंश्योर पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, इसके लिए CPCB द्वारा ये गाइडलाइन आपकी दी गई है। अब यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या दिए गए हैं CPCB के द्वारा, तो आप देखो पीएच लेवल इन्होंने बोला है कि भैया पीएच लेवल आपको कितना रखना है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ये आपको 6.5 to 8.5 आपको रखना है।
ठीक है। टर्बिडिटी जो आपकी है वो आपकी लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 NTU आपकी होनी चाहिए। टोटल डिजॉल्व सॉलिड आपकी लेस देन एंड इक्वल्स टू 500 मिलीग्राम पर लीटर आपके होने चाहिए। हैवी मेटल्स जैसे कि लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये अपनी परमिसिबल लिमिट्स पे होना चाहिए। तो इसकी परमिसिबल लिमिट्स जो हैं वो मैंने आपको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में बताई हुई है। ठीक है, क्योंकि ये सारे सारे पैरामीटर्स जो हैं ये आपके वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के हैं, और वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर अपन पढ़ते क्या है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो अपन पढ़ते हैं तो वो IAS कोड 10500 के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो वही आपकी सारी लिमिट्स हैं, वही सारी लिमिट्स आपकी हैं। ठीक है, तो उसको कंसीडर कर लो या इसको कर लो, बात बराबर ही है, क्योंकि IAS 10500 2012 के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्या बोला है कि भैया अगर आपको इन सारे नॉर्म्स में जाना है तो आप क्या करो, क्वार्टरली वाटर टेस्टिंग फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज आप कंडक्ट करवाओ। ठीक है, रियल टाइम वाटर क्वालिटी सेंसर आप लगा लो क्रिटिकल लोकेशंस पर। ठीक है, तो उससे आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हजार्डस केमिकल, जो हजार्डस केमिकल्स हैं उनका उनका प्रॉपर डिस्पोजल जो है वो डिस्पोजल आप यहाँ पे क्या कर लो, आप इंश्योर कर लो। जिससे क्या होगा, जिससे आप ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नॉइस पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंसेस की अपन बात कर लेते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, जैसे नॉइस पोल्यूशन की लिमिट्स दी गई है डिफरेंट जोन ऑफ इंडस्ट्रियल। ठीक है, जैसे व्हीकुलर नॉइस पोल्यूशन आपका क्या है, इंडस्ट्रियल नॉइस पोल्यूशन क्या है, डे में क्या लिमिट होनी चाहिए, नाइट में क्या लिमिट होनी चाहिए, ये सारी लिमिट्स यहाँ पे आपको CPCB नॉइस नॉर्म्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे अगर बात करूं तो ये टेबल में अपन ने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। एक तो जोन टाइप अपन ने लिया है, फिर अपन ने लिया हुआ है डे लिमिट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो नॉइस लेवल होता है आप किस यूनिट के अंदर मेजर करते हो? हाँ, किस यूनिट के अंदर आप नॉइस लेवल को मेजर करते हो, जल्दी बताओ। डे लिमिट आपका हो गया और थर्ड कॉलम आपका हो गया नाइट लिमिट। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करो। डेसिबल, ओके। डीबी से आप रिप्रेजेंट करते हो ना। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया में डे लिमिट जो आपकी है 75 डीबी आपकी है, नाइट लिमिट 70 डीबी है। कमर्शियल एरिया में 65 डीबी आपका है और नाइट लिमिट आपका 55 डीबी आपका है। रेसिडेंशियल एरिया के अंदर आपका 55 डीबी है एंड नाइट में आपका 45 डीबी है। साइलेंस जोन जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स जो है, यहाँ पे डे लिमिट 50 डीबी आपकी है और नाइट लिमिट आपकी 40 डीबी है। ठीक है, याद रख लेना, यहां से भी MCQ क्वेश्चन आपका जो है वो बन जाता है। ठीक है, ये लिमिट्स जो हैं, ये लिमिट्स आपसे पूछ ली जाती हैं कि डे टाइम में क्या लिमिट्स आपकी होगी, नाइट लिमिट आपकी यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो ये लिमिट्स आपको यहाँ पर याद रखनी है, लिमिट्स आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन कॉम्प्लायंसेस इशू इन नॉइस पोल्यूशन, जैसे कि जो फैक्ट्री आपकी है, फैक्ट्रीज एक्सीड 75 डीबी लिमिट ड्यूरिंग ऑपरेशंस, ये क्रॉस कर जाती है। हाई नॉइस लेवल आपको देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, ट्रैफिक जोन्स पर एंड सेलिब्रेशंस में। फेल्यूर टू कंडक्ट पेरियोडिक वर्कशॉप नॉइस असेसमेंट, मतलब जो आपकी पेरियोडिक वर्क प्लेस नॉइस असेसमेंट आपकी जो होती है उनको कंडक्ट करने में भी फेल्यूर है। तो ये दिक्कत आ जाती है नॉइस मॉनिटरिंग में। मतलब जो नॉइस मॉनिटरिंग आपकी होती है, तो एक नॉइस मॉनिटरिंग के अंदर कॉमन इशू है, क्या इशू आपके यहाँ पे आ सकते हैं। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि भैया बेस्ट प्रैक्टिस क्या है जिससे हम नॉइस कंट्रोल कर सके, नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, जैसे आप नॉइस बैरियर को इंस्टॉल करवाइए, साउंड प्रूफिंग आप करवाइए जहां पे हाई नॉइस जोन आपका आ रहा है, लो नॉइस मशीनरी का आप यूज करिए,
रेगुलर इक्विपमेंट मेंटेनेंस आप यहाँ पे कंडक्ट कराइए, साथ ही साथ क्वार्टरली नॉइस मॉनिटरिंग सर्वे आप करवाइए एज पर सीपीसीबी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए सीपीसीबी पर। ठीक है, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल। ये नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आपका बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा। नेक्स्ट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लायंसेस के लिए आपका क्या डेटा दिया गया है। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब समझना है कि सीपीसीबी का मतलब यहाँ पे क्या है। हजार्डस वेस्ट कलेक्शन, फिर इसका ट्रीटमेंट और फिर इसका डिस्पोजल। ठीक है, तो हजार्डस एंड अदर वेस्ट जो आपका होता है वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, जो मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल आपका है, जो कि 2016 के अंदर आया था। कब आया था आपका, 2016 के अंदर आया था। इसके तहत हजार्डस एंड अदर वेस्ट जो आपके हैं उसको मैनेजमेंट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सॉरी ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, यहां पर अपन हजार्डस वेस्ट गाइडलाइन की अगर बात करें तो गाइडलाइंस यहां पे क्या है, गाइडलाइंस याद रखना है, गाइडलाइन से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इंडस्ट्री मस्ट ऑब्टेन ऑथोराइजेशन फॉर हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, मतलब जो कंपनी आपकी है, ठीक है, जो कंपनी आपकी है मतलब इंडस्ट्री मस्ट ऑब्टेन ऑथोराइजेशन फॉर हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल, मतलब ऑथोराइजेशन इनके पास होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा था पीथमपुर के अंदर आपका यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट था उसको आपको डिस्पोज करना था, मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका था। मतलब ऑथोराइजेशन अगर नहीं होता तो वो डिस्पोजल नहीं कर पाते, उनके पास ऑथोराइजेशन था, तो ऑथोराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, कि आप हजार्डस वेस्ट का डिस्पोजल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हजार्डस वेस्ट का आप डिस्पोजल कर सकते हो। ठीक है, तभी आप हजार्डस वेस्ट का डिस्पोजल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑन साइट स्टोरेज की अगर बात की जाए तो ऑन साइट स्टोरेज ऑफ हजार्डस वेस्ट शुड नॉट एक्सीड 90 डे, 90 दिन से ज्यादा आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो साइट पर। ये चीज याद रखना, साइट पर 90 दिन से ज्यादा आप इसको स्टोर करके नहीं रख पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, बायोमेडिकल वेस्ट जो आपका होता है और ई वेस्ट जो आपका होता है इसको आपको सेपरेटली हैंडल करना है, मिक्स नहीं करना है, आपको सेपरेटली यहाँ पे हैंडल करना है। ठीक है, इंडस्ट्री मस्ट ट्रैक वेस्ट डिस्पोजल थ्रू सीपीसीबी ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल। ठीक है, तो इसके लिए सीपीसीबी के द्वारा ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल यहाँ पे दिया गया है, उसके तहत ही इंडस्ट्री अपने वेस्ट डिस्पोजल को ट्रैक करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, ट्रैक आपकी करेंगी। तो इंपोर्टेंट क्लॉज आपका ये है। ठीक है, इसको आप याद रखना, इसको याद रखना। नॉन कॉम्प्लायंसेस इशू की अगर बात करें तो इलीगल डंपिंग, रात को जाके कहीं पे तुम लैंड फिल करके आ गए हो, हजार्डस वेस्ट निकला, रात को गए लैंड फिल कर दिया, तो ये एक इशू है भैया, इलीगल डंपिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट इनटू लैंडफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो लैक ऑफ प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज, मतलब वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है और स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, तो ये लैकिंग है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मिसिंग और इम्प्रॉपर हजार्डस वेस्ट ट्रैकिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो इम्प्रॉपर हजार्डस वेस्ट ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स जो आपके वो थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, अभी क्या चल रहा है, स्मार्ट सिटी आपका चल रहा है भैया, स्मार्ट सिटी के अंदर एक आपका जो है वेस्ट, जो घर का आपका डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है उसको भैया नगर निगम की गाड़ी आ रही, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आ रही, आप उसके अंदर डंप करो, मतलब उसके अंदर डालो और वो अपने प्लांट के अंदर लेके जाएंगे। अब लोगों क्या होता है कि भैया वो गाड़ी तो आती है 7:30 बजे और हम उठते हैं सो के 10 बजे, अब कचरा तो इकट्ठा हो गया, वो तो उठा के डालेंगे नहीं, डस्टबिन तो आपको ही डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भैया, आप दिक्कत है, हमने बढ़िया भरी बोरी मतलब प्लास्टिक बैग के अंदर हमने डाला और हम जाके कहीं खाली मैदान के अंदर अपना कचरा डाल के आ गए। तो आजकल म्युनिसिपैलिटी ने भी क्या किया, उनने भी अपने एम्प्लॉय रख लिए और वो क्या कर रहे हैं, बोले खाली मैदान में जो कचरा दिखे ना तुम उसमें से एविडेंस निकालो, ये कचरा किसके घर का है, एड्रेस में से कुछ तो मिलेगा, वो जाके घर पे जाके फाइन बनाओ। ठीक है, क्या करो, घर पे जाके फाइन बनाओ, तो भैया तुम खाली मैदान के अंदर कचरा कैसे डाल के। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको समझ में आई कि हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग आपका किस प्रकार से आपको करना है।
ठीक है। अब इसके बाद ये तो नॉर्म्स अपन ने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाता है, व्हाट आर द सीपीसीबी 4 नॉर्म्स। ये क्या होता है? सीपीसीबी 4 नॉर्म्स आपका क्या होता है? ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि सीपीसीबी 4 नॉर्म्स रिफर टू 4 की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 4 नॉर्म्स का मतलब क्या है? 4 की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका है, जो कि सेट किया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसके अंदर क्या आता है? 4 नॉर्म्स का मतलब क्या है देखना। 4 नॉर्म्स का मतलब क्या है ये मैं बता चुका हूं आपको। 4 नॉर्म्स में आपका पहला नॉर्म्स आ गया एयर के लिए, दूसरा नॉर्म्स आ गया आपका वाटर के लिए, तीसरा नॉर्म्स आ गया आपका नॉइस के लिए, और फोर्थ नॉर्म्स आ गया आपका इसके लिए हजार्डस वेस्ट के लिए। ये फॉर्म नॉर्म्स का मतलब क्या है? फॉर्म नॉर्म्स का मतलब ये है, ठीक है। और ये सारे नॉर्म्स जो हैं इंडस्ट्री, म्युनिसिपैलिटी और अदर एंटिटी, ठीक है, सब पर लागू होगा। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के तहत सब पर लागू होगा, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन किया जाए 4 नॉर्म्स को, तो एयर पोल्यूशन नॉर्म्स आ गए। एयर पोल्यूशन नॉर्म्स में आपका अभी आपको बताया था स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग और एम्बिएंट एयर क्वालिटी और व्हीकुलर पोल्यूशन, ये चीजें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा? स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग, एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड व्हीकुलर पोल्यूशन स्टैंडर्ड आपका आ जाएगा। वाटर पोल्यूशन नॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो वाटर पोल्यूशन नॉर्म्स के अंदर रेगुलेट्स इफ्लुएंट डिस्चार्ज आपका आ जाएगा, ईटीपी एसटीपी कॉम्प्लायंसेस आ जाएंगे एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी आपकी आ जाएगी। एक तरीके का आपका ये समरी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉइस पोल्यूशन नॉर्म्स की बात करें तो इसके अंदर आपको परमिसिबल नॉइस लेवल आपको देके रखा हुआ इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल के लिए और रेसिडेंशियल एरिया के लिए देके रखा है सीपीसीबी गाइडलाइन के अंदर। ये मैंने आपको अभी बताया। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट नॉर्म्स के अंदर आपका सेफ डिस्पोजल हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ट्रैकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका हो गया। क्या हो गया? ट्रैकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका हो गया। तो ये आपको देके रखा हुआ है। तो सीपीसीबी 4 नॉर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर ये लिख के आ जाए ना कहीं पे तो समझ जाना एयर, वाटर, नॉइस और हजार्डस वेस्ट के बारे में ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर? मजा आया आज के टॉपिक में? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो ये व्हाट इज रूल 9 ऑफ सीपीसीबी। सीपीसीबी का रूल 9 से मतलब क्या है? ये रूल 9 आपका क्या कहलाता है? तो देखो, रूल 9 ऑफ द सीपीसीबी हजार्डस वेस्ट रूल 2016 मैंडेट इंडस्ट्री फॉर। ये रूल 9 जो आपका है ना सीपीसीबी का, ये आपका हजार्डस वेस्ट रूल 2016 आपका है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री के लिए मैंडेट है। मतलब इंडस्ट्री को फॉलो करना ही पड़ेगा। किसके लिए? जैसे कि रिसाइकिल एंड रिकवर हजार्डस वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इंश्योर ट्रेसेबिलिटी ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बाया सीपीसीबी वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम, सबमिट पेरियोडिक कॉम्प्लायंसेस रिपोर्ट लोकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका होगा, ठीक है। मतलब लोकल मतलब कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका हो गया, स्टेट कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड भी तो बनाया था आपका बाद में, ठीक है। तो सबमिट पेरियोडिक कंप्लायंसेस रिपोर्ट, मतलब कंप्लायंसेस रिपोर्ट जो आपकी है पेरियोडिक, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इलीगल डंपिंग जो है हजार्डस वेस्ट की,
लैंड फिलिंग और वाटर बॉडी के अंदर, वो भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो ये रूल नंबर 9 ऑफ सीपीसीबी क्या है आपका, हजार्डस वेस्ट रूल 2016 आपका है, जो कि सारी इंडस्ट्री के लिए आपका क्या है, मैंडेट है। और इसके अंदर रिसाइकलिंग, रिकवरिंग, आपका हजार्डस वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, इंश्योर ट्रेसेबिलिटी ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल आ जाता है, सबमिट पेरियोडिक कॉम्प्लायंसेस रिपोर्ट आपका आ जाता है, साथ ही साथ प्रिवेंट इलीगल डंपिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं आपकी सीपीसीबी रूल्स के अंदर, वो आपकी क्या होती हैं, नॉट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल, हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल के लिए रिकॉर्ड्स को मेंटेन ना करना, डिस्पोजिंग हजार्डस वेस्ट थ्रू अनऑथोराइज्ड वेंडर, अनऑथोराइज्ड वेंडर। अब जैसे अगर आप देखो भोपाल के अंदर जो आपका यूनियन कार्बाइड का आपका वेस्ट निकला, वो आपका कहां पे आपका डिस्पोज हो रहा है, कहां पे डिस्पोज हो रहा है, रामकी प्लांट जो आपका है इसके अंदर डिस्पोज हो रहा है, इंसिनेशन के द्वारा आपका डिस्पोज हो रहा है। तो दैट इज द ऑथोराइज्ड वेंडर, ये ऑथोराइज्ड वेंडर है, इसलिए वहां पे डिस्पोज किया जा रहा है। अब क्या होगा कि कोई दूसरा आया अनऑथोराइज्ड वेंडर है, उसने बोला कि भैया डिस्चार्ज जो है आपका वेस्ट उसको हम डिस्पोज कर देंगे। अब वो ऑथोराइज ही नहीं है, वो क्या ही डिस्पोज करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, पता ही नहीं किसी को। ठीक है, तो अनऑथोराइज्ड वेंडर के द्वारा आपका डिस्पोजिंग हो जाना, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक्स आपकी हो जाती है। फेल्यूर टू कंडक्ट थर्ड पार्टी वेस्ट ऑडिट, जो थर्ड पार्टी वेस्ट ऑडिट आपका होता है उसमें फेल्यूर हो जाना, ठीक है, उसमें फेल हो जाना। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें जो हैं वो आपको करना है। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर बात करें कि मतलब आपकी इंडस्ट्री पे कोई ऐसा ना बोले कि भैया आप फॉलो नहीं कर रहे रूल्स वगैरह, तो आप सीपीसीबी ऑथोराइज्ड वेस्ट रिसाइकल एंड डिस्पोजल फैसिलिटी को आप इसके साथ काम करो। आप यहाँ पे इंश्योर करो प्रॉपर सेग्रीगेशन के, बायोमेडिकल वेस्ट अलग है, ई वेस्ट अलग है और केमिकल वेस्ट आपका अलग है। इंप्लीमेंटेशन आप करो बार कोड बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम, जैसे होता है ना मॉल्स वगैरह में कपड़े वगैरह ले रहे हो तो उसके ऊपर बार कोड्स आपके लगे हुए होते हैं, तो इसी प्रकार से आप इंप्लीमेंटेशन हजार्डस वेस्ट मूवमेंट पे कर दो बार कोड वाला। ठीक है, आप ये सिस्टम कर सकते हो, बार कोड बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है, ये आपकी क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, और लास्ट डेटा जो आपको याद रखना है AQI, एयर क्वालिटी डेटा। ये आपका क्या है, जैसे अगर AQI की जो वैल्यू है, इस तरीके का मीटर है आपका, अगर 0 to 50 आपका AQI आता है, कितना आता है आपका, 0 to 50 आपका आता है, कितना आता है, 0 to 50 आपकी ये वैल्यू आती है, मतलब कि ये आपको बताएगा गुड। ठीक है, अगर वैल्यू हमारी 51 से 100 के बीच में होती है तो ये हमारा कैसा है, सेटिस्फैक्ट्री। कैसा हमारा है, सेटिस्फैक्ट्री हमारा रिजल्ट देगा। अगर मैं बात करूं 101 से 200, ये हमारा मॉडरेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मॉडरेट हो गया। ठीक है, अगर अपन बात करें 201 से 300 तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पुअर हो जाएगा। अगर 301 से 400 की अपन बात करें तो ये आपका वेरी पुअर हो जाएगा, ये आपका वेरी पुअर हो जाएगा। और अगर 401 से 500 की अपन बात करें तो ये आपका सीवियर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी अगर इस लिमिट से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, AQI एयर क्वालिटी डेटा जो आपका है ये आपको याद रखना है। इस बेसिस पे आप बता सकते हो गुड एयर क्वालिटी कहां पर है, बेड एयर क्वालिटी आपकी कहां पर है, मतलब बेड तो नहीं, पुअर कहां पे, तो सीवियर आपकी कहां पर है। ठीक है भैया, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन जो है आपको मिला होगा टेस्ट पेपर के अंदर, टेस्ट पेपर के अंदर आपको यहां से भी क्वेश्चन मिला होगा, यहां से भी क्वेश्चन आपको मिला होगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, सारे एक्ट और स्टैंडर्ड मैंने पढ़ा दिए हैं, सारे नॉर्म्स पढ़ा दिए हैं। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अब गलत अगर हुआ तो वो तुम्हारी गलती है, मैं आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सारी चीजें एक एक करके, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस क्लास को अपन करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, क्लास ओवर।